हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्टा क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आरसीसी कुछ और प्रॉब्लम्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था। द लिमिटिंग एरिया ऑफ द स्टील, द लिमिटिंग एरिया ऑफ द स्टील फॉर द रेक्टेंगुलर बीम की साइज आपको दे रखी है, 250 mm वाइड है और 450 mm इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है, जब जब भी इफेक्टिव डेप्थ वो आपको देगा तो वो आपको मेंशन करेगा। ठीक है, अगर मेंशन नहीं किया हुआ है कि डेप्थ कौन सी है तो आपको ओवरऑल डेप्थ माननी। M20 कंक्रीट यहाँ पर दिया गया है और Fe 415 का स्टील है। अब क्वेश्चन के अंदर आप लोग सबसे पहली बात ये आती है कि मेथड कौन सा यूज करेंगे, कौन सा वाला एरिया पूछा गया है, कहीं है मिनिमम एरिया तो नहीं है, कहीं है मैक्सिमम एरिया तो नहीं है, तो आपको कीवर्ड्स पे ध्यान देना होता है। तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है ये आप पढ़ते हो, लिमिटिंग जो वर्ड आप पढ़ते हो वो आप पढ़ते हो एलएसएम मेथड के अंदर। ठीक है, तो लिमिटिंग वर्ड एलएसएम से है तो बैलेंस्ड कंडीशन के कोरोस्पॉन्डिंग जो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकलेगा वो आपका लिमिटिंग एरिया ऑफ द स्टील कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो इसको एलएसएम थ्योरी से। तो एलएसएम थ्योरी में जब हम जाएंगे तो सबसे पहले हमें एक्सयूएल निकालना पड़ेगा कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितनी है। 415 की ग्रेड दे रखी है तो आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं 0.48 डी। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिल जाएगा। फिर यहां से आप सी बराबर टी लगा दो। तो लगा करके जब आप इसको एक्सयूएल को डेप्थ की जगह पर जब रखोगे तो एएसटी अननोन क्वेश्चन के अंदर बचेगा, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाला, 216 mm आ रहा है। सी बराबर टी अप्लाई किया, 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयूएल, 0.87 FY/AST। ठीक है, सारी की सारी आपने वैल्यूज पुट की और आंसर आपका आ गया 1076.86 mm²। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A T-beam section having 230 mm width of web and 460 mm effective depth। ठीक है, तो 230 mm आपको width of web बता रखा है, width of web, और ये आपका T-beam है। ठीक है, is reinforced with 5 numbers of 16 mm dia, 5 बार्स यूज की गई है 16 की। टेंशन रेनफोर्समेंट है which continues for the greater distance than the effective depth past the section। The section is subjected to the factored shear force। ये factored shear force आपको मेंशन है, तो factored या अल्टीमेट shear force यदि आपको बताए तो आपको फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है एलएसएम के अंदर, तो 1.5 का फैक्टर इसमें नहीं लगेगा। चेक इन द shear stress डिजाइन एंड द डिजाइन shear stress। द मटेरियल इज M20 कंक्रीट M20 का है और HYSD Fe 415 आपको गिवन है। स्टीरअप्स आपको बताया हुआ है कि 6 mm डायमीटर आपको यूज करनी है, नंबर ऑफ लेग्स आप अज्यूम कर लेना। ठीक है, और माइल्ड स्टील बार्स यहाँ पर आपको यूज करनी है। तो माइल्ड स्टील बार का मतलब आरसीसी के अंदर जो आपकी ग्रेड है स्टील की वो 250 है। ठीक है, तो 250 यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील आपको यूज करना है, किसके लिए, स्टीरअप्स के लिए। ठीक है, और जो आपका मेन रेनफोर्समेंट है उसके लिए ग्रेड आपका Fe 415 का है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, दो डिफरेंट ग्रेड्स यहाँ पर मेंशन की हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर आपको शेयर डिजाइन करना है। तो शेयर डिजाइन करने के लिए हमें सबसे पहले जो क्लासेस में मैंने आपको बताया 4 केसेस होते हैं, तो 4 केसेस में से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा केस है। पहला केस वो जिसमें कंक्रीट की कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी के 50% से भी कम स्ट्रेसेस आए। ठीक है, तो अप्लाइड स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड, अप्लाइड शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड कंक्रीट की फुल कैपेसिटी के 50% से भी अगर कम है तो आपको कोई शियर रेनफोर्समेंट देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कंक्रीट के 50% कैपेसिटी और फुल कैपेसिटी के बीच में अगर शियर स्ट्रेस अप्लाइड हो, ठीक है, तो उस केस में आपको मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट देना पड़ता है, जो कि कंक्रीट सेक्शन पर 0.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर की मिनिमम स्ट्रेस ले पाए। ठीक है, उसके कोरोस्पॉन्डिंग आपको शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, अब तीसरा जो आता है आपके पास में वो आता है केस कि जब जो शियर स्ट्रेस अप्लाइड है वो कंक्रीट जितना ले सकता है और जो मैक्सिमम यानी कि टाउ सी मैक्स है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो कि कंप्रेशन के अंदर डायगोनल कंप्रेशन फेलियर में आती है। ठीक है, तो उस वाले केस को आप कहते हैं कि ये आपका थर्ड केस है और तीसरे केस में आपको डिजाइन करना पड़ता है। चौथे केस में जब अप्लाइड शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड अगर टाउ सी मैक्स से भी बड़ा हो जाए तो उस केस में, ठीक है, स्टील रेनफोर्समेंट देने से फायदा होता नहीं है, क्योंकि डायगोनल कंप्रेशन फेलियर वहां पे कारण होता है। जब जब भी कंप्रेशन कारण हो तो आप कंक्रीट पे ध्यान देना, जब जब भी टेंशन कारण हो तो आप स्टील पर ध्यान देना। ठीक है, तो चौथा वाला जो केस है उसके अंदर डायगोनल कंप्रेशन फेलियर हो जाता है। ठीक है, और उस जगह पर फिर आप लोगों को या तो सेक्शन की साइज बढ़ानी पड़ती है या फिर ग्रेड ऑफ कंक्रीट को इंप्रूव करना पड़ता है। ठीक है, तो दो ऑप्शंस वहां पे बनते हैं। कंप्लीट रिसर्च हम लोग कर चुके हैं क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टाउ यूवी जो कि नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है। ठीक है, यानी कि शेयर फोर्स, अल्टीमेट शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय द इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया से दिया जाता है।
चाहे टी सेक्शन हो चाहे एल सेक्शन हो, ठीक है, आप लोगों को जो एरिया लेना होता है वो बेसिकली वेब एरिया होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सॉम में पढ़ते हो कि यदि आपके पास में शेयर स्ट्रेस डायग्राम बनाया जाए, ठीक है, टी सेक्शन के लिए, तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। अल्टीमेटली जो स्ट्रेसेस कैरी होती है वो कहाँ से होती है? वो वेब वाले पार्ट से होती है, ठीक है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी शेयर स्ट्रेसेस आ रही है वो सारा वेब वाला पार्ट लेता है। देखो ये सारी चीजें आपको सीखने को काम मिलती है। ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे ना तो आप लोगों को इन दोनों के बीच में आपको रिलेशंस पता होंगे। डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी खूब अच्छे से रिलेशंस होते हैं, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट आपका जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, आपस में रिलेशंस है। आपको फिजिक्स मैथ्स जो है वहां पर अप्लाई करनी होती है, कंसेप्ट को प्रैक्टिकल लाइफ में समझना होता है, ठीक है। तो ये सॉम में जो आप पढ़ते हो ये आपका आरसीसी में, स्टील में भी आपका काम आ जाता है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे इनको आगे। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड है वो 0.4962 आ गया, ठीक है। आपने यहाँ पर किलो न्यूटन में गिवन था, न्यूटन में चेंज किया, न्यूटन पर एम स्क्वायर में स्ट्रेसेस ये आ गई। अब आपको निकालना पड़ेगा कि टाउ यूसी कितना है, ठीक है। तो टाउ यूसी जब आप कोड में जाते हो चेक करने के लिए तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है और परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट कितना है। तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट निकाल दिया। अगेन टी सेक्शन हो या एल सेक्शन हो, विड्थ जो आप लोगे वो वेब वाली ही विड्थ होगी, क्योंकि वेब में ही मैक्सिमम जो शेयर स्ट्रेसेज है वो वेब के कारण ही रजिस्ट होती है, ठीक है। तो 5 बार्स दे रखी थी 16 की, ठीक है। ये तो एएसटी हो गया। बीडब्ल्यूडी आपने पुट किया, ठीक है। अगर आपको इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ दे या फिर गिवन फ्लैंज विड्थ दे तो आपको वो नहीं लेना होता है, आपको वेब विड्थ यहाँ पर लेनी होगी। तो 0.95% आपका परसेंटेज ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट आ गया। अब डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ हम कोड से चेक करने जाएंगे तो कोड में, ठीक है, एलएसएम के कोरोस्पॉन्डिंग टेबल 19 है जहां से हम डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ कंक्रीट की रीड कर सकते हैं, ठीक है। क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूं कि कंक्रीट की जो शेयर रेजिस्टेंस पावर आती है वो किस वजह से आती है, ठीक है। वो आती है आपके बेसिकली अनक्रैक्ड कंक्रीट के कारण, क्रैक्ड कंक्रीट के कारण और डोवेल बार्स के कारण, ठीक है। तो इनके कंबाइंड इफेक्ट के कारण जो भी शेयर स्ट्रेंथ वहां पर होती है उसको आईएस कोड यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में आपको बताता है। तो टेबल 19 हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आईएस कोड में टेबल 19 गिवन है, ठीक है। टाउ यूसी आपको निकालना है। बेसिकली आपको क्वेश्चन के अंदर जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन था वो तो M20 है, और जो परसेंटेज ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट अभी आपने निकाला है वो 0.95% है। तो आपको 0.95% और ग्रेड 20 आपको देखना पड़ेगा। तो बेसिकली इस टेबल में M20 ग्रेड तो यहाँ रहा, यानी कि इस कॉलम के अंदर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज आपको जो देखनी है 0.95% रेनफोर्समेंट देखना है, तो 0.95 तो यहाँ पर नहीं है, आपको जो वैल्यूज यहाँ पर मिल रही है वो 0.75 और 1.0 के कॉरस्पॉन्डिंग है, दैट इज 0.56 एंड 0.62, ठीक है। तो टेबल 19 जो कि एलएसएम के लिए यूज होती है, ठीक है। तो एलएसएम वाली टेबल में जाके डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ आप कंक्रीट की चेक कर सकते हैं, 0.56 और 0.62, यानी कि आपका जो 0.95% रेनफोर्समेंट है उसके लिए जो डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ आएगी वो इन दो वैल्यूज के बीच में आएगी, ठीक है। और ये 1 के करीब हो आप, ठीक है, 0.95% है तो 0.62 के आसपास आपको मिलेगा, नियर टू दिस वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए लीनियर इंटरपोलेशन का यूज करेंगे। लीनियर इंटरपोलेशन करते समय बेसिकली आप लोग स्ट्रेट लाइन में स्लोप बराबर करते हो, ठीक है। तो लीनियर इंटरपोलेशन मैंने यहाँ पर कई तरीके से दिखा रखा है, ठीक है। तो जो भी मेथड आपको सुटेबल लगे, जो भी आपको इजी लगे उससे आप जा सकते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए वाई एक्सिस पर तो मैंने शेयर स्ट्रेस को लिया है, एक्स एक्सिस पर मैंने परसेंटेज टेंशन एनफोर्समेंट लिया है, ठीक है। और ये वैल्यू है आपकी 0.75 और 1.0। 0.75 पर जो शेयर स्ट्रेस है वो 0.56 है, और 1% परसेंटेज टेंशन रिइंफोर्समेंट पर आपका जो शेयर स्ट्रेस है वो 0.62 है। तो ये दो पॉइंट्स ऑलरेडी आपको ग्राफ के अंदर मौजूद है। तीसरा पॉइंट जो आपको निकालना है वो 0.95 के कोरस्पॉन्डिंग है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0.95 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट आपका, ठीक है, बेसिकली टाउ यूसी हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्ट्रेट लाइन के स्लोप को बराबर कर सकते हैं, ठीक है। आप इन दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप निकाल सकते हैं, इनको मैं नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3, ठीक है। यानी कि स्लोप जो होगा 2 और 3 के बीच में वो किसके बराबर हो जाएगा? स्लोप जो 1 और 3 के बीच में, ठीक है। तो यहां पर इक्वेशन मैंने शो कर रखी है, आप देखें जरा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो दो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में हमने स्लोप इक्वेशन लगा दी और यहां से आपका टाउ यूसी 608 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ पर जब जब भी आपको किसी भी सिविल इंजीनियरिंग क्वांटिटी के अंदर अगर आपको लीनियर इंटरपोलेशन की जरूरत पड़े, आप नॉर्मल स्केल पर इंटरपोलेशन आप कर देते हैं, लेकिन कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जैसे कि आप सोइल में पढ़ते हो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में आपको शायद पता होगा कि बेसिकली आप जब
डायमीटर लेते हैं तो डायमीटर आपको जो है एक्स स्केल पर जब लेते हो डायमीटर को तो वो लॉग स्केल पर लेना पड़ता है। तो यहाँ पर भी एज इट इज आपको लॉग चिपकाना पड़ेगा इसके साथ में। अगर आप ये इक्वेशन यदि वहां लगाते हैं तो परसेंटेज फाइनर तो ऊपर y2 माइनस y1 में लिखते होते हैं और नीचे डायमीटर लिखते समय लॉग बस आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि जैसे log 1 माइनस log 0.95 यहाँ पर हो जाएगा। ऐसी कंसेप्ट आप लोग यूज करते हैं जब आप लिक्विड लिमिट निकालते हैं जो कि 25 नंबर ऑफ ब्लोज की कोरस्पॉन्डिंग होती है। एनवायरनमेंट के अंदर आप एलन कंसेप्ट देखते हैं साउंड लेवल का, उसमें आप ये कंसेप्ट यूज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में आप यूज करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड निकालना है तो दोनों एक्सिस पर लोग लेना पड़ता है, तो ये डबल लोग कर्व वहां पे बनता है। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारी जगह, जैसे स्टील है, स्टील में जब आप कॉलम डिजाइन करते हैं तो स्लेंडरनेस रेशियो के कोरस्पॉन्डिंग आपको सिग्मा एसी यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब निकालनी होती है एक्सियल डायरेक्शन में, ठीक है, तो वहां पर भी आपको लीनियर इंटरपोलेशन लगाना होता है। तो सेम तरीका लगता है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है। आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, जब आप थोड़े से होशियार हो जाएंगे तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। जैसे आपकी वैल्यू 0.56 से 0.62 बढ़ रही है तो 0.75% आपके पास में रेनफोर्समेंट जब था तो 0.56 था, तो 0.56 से बढ़ेगी। किस रेशो में या किस रेट से बढ़ रही है, वो रेट ये है कि 0.62 हो गई 0.56 से, तो डिफरेंस लिया, कितने में हुआ है डिफरेंस, 1 माइनस 0.75 के अंदर हुआ, तो ये आपने रेट निकाल दी, मल्टीप्लाइड बाय 0.75 से जाना कितना है, तो वो जाना है 0.95 तक, तो डिफरेंस लिया, ठीक है, 0.608 आ गया। आप दूसरी तरफ से भी जा सकते हो, सेम कैलकुलेशन, वन साइड से अगर आप जाओगे, ठीक है, तो बेसिकली 0.62 वैल्यू से आप स्टार्ट करोगे, इससे कुछ घटेगा, ठीक है, तो माइनस किया, कितनी रेट से घट रहा है, वो ये रेट सेम रेट है, मल्टीप्लाइड बाय जाना कितनी दूर है, 1 से 0.95 तक जाना है, तो 0.608 आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपको तरीका सुटेबल लगे, जिसकी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए वो आप कर लें। ठीक है, अगर आपकी क्वांटिटीज लोग स्केल पर चलती है तो लोग लेना पड़ेगा, बस log ऑफ y2 माइनस log ऑफ y1 इस तरीके से, log ऑफ x2 माइनस log ऑफ x1 इस तरीके से आपको लेना पड़ेगा। तो लीनियर इंटरपोलेशन, लोग के साथ में इंटरपोलेशन, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो कंक्रीट की जो शेयर स्ट्रेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 0.608। ठीक है, तो 0.608 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये कंक्रीट की शेयर स्ट्रेंथ आ गई। ठीक है, और हम नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकाल चुके हैं। ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ हमने निकाल दी है कंक्रीट की। एक और कंसेप्ट आता है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस यानी कि टाउ यूसी मैक्स, दैट इज बेस्ड ऑन द डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। अगर जो अप्लाइड शेयर स्ट्रेस है इस वैल्यू से यदि बढ़ जाए तो फिर हम लोगों को रेनफोर्समेंट से काम नहीं बनता, वहां पर सेक्शन बढ़ाना पड़ता है या फिर ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, तो टेबल 20 आईएस कोड में मेंशन है जो लिखती है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। ठीक है, टाउ सी मैक्स वो लोग सिंबल यूज करते हैं, डब्ल्यूएसएम में भी सेम सिंबल यूज करते हैं और एलएसएम में भी सेम सिंबल यूज करते हैं, लेकिन मैंने आपको बोला था कि आप लोग एलएसएम के लिए यू लगा दिया करो, उससे पता लग जाता है कि आप एलएसएम की वैल्यूज रीड कर रहे हो। टाउ यूसी मैक्स, ठीक है, तो टाउ यूसी मैक्स आपकी ग्रेड जो है वो M20 ग्रेड के लिए 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ये मैंने आपको बोला हुआ है कि M20 ऐसी ग्रेड है जो कि जनरली आंख बंद करके किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज की जाती है। ठीक है, तो आप लोग हमेशा M20 के जो कोरोस्पॉन्डिंग जो डेटा आपको जब जब भी मिले तो उसको याद कर लो। ठीक है, तो टाउ यूसी मैक्स यानी कि लिमिट स्टेट मेथड के अंदर जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है जो कंक्रीट ले सकता है विदाउट कंप्रेशन फेलियर, वो कितना है, वो 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो टाउ यूवी आया था आपका, ठीक है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस वो आई थी 0.4962, टाउ यूसी हमने देखा 0.608 है, अगर इसका 50% कर दें, 50% ले लो तो 0.304 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि जो वैल्यू है जो अप्लाइड शेयर स्ट्रेस है वो फुल कैपेसिटी से तो छोटा है और हाफ कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट से बड़ा है। इसका मतलब आपका यहाँ पर केस 2 बन रहा है। तो केस 2 के अंदर हमने देखा था कि हमको मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट डालना पड़ता है जो कि 0.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेस ले पाए पूरे सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिजाइन नहीं करना पड़ेगा, आपको मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट डालना है। उसके अलावा जो आईएस कोड की गाइडलाइन होती है 300 mm और 0.75D वो चेक लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स एज्यूम कि 2 लेग्ड शेयर स्टीरअप्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं, 6 mm डायमीटर गिवन था ऑलरेडी। ठीक है, तो इक्वेशन जो है वो मिनिमम रेनफोर्समेंट के लिए वो है 0.87 FY/ASV मल्टीप्लाइड बाय D/SV। ये आपका बड़ा या बराबर होना चाहिए 0.4 टाइम्स ऑफ BD से। ठीक है, 0.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेस ले पाए सेक्शन के अंदर। Fy यहाँ पर बेसिकली ये शेयर स्टीरअप्स है, तो ये FYS है और FYS क्वेश्चन के अंदर आपको माइल्ड स्टील गिवन था, इसका मतलब आपको 250 यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर हम 250 यूज करेंगे। ASV
एक रिंग में जो आपका shear रेजिस्टेंस एरिया मिलता है वो है तो नंबर ऑफ लेग्स मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई 4 इंटू 5s का स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन के अंदर 6 mm गिवन था, ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ लेग्स आपने 2 एज्यूम कर लिया, ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर जो आपको बी गिवन है वो 230 mm है, तो यहाँ से आपने निकाला 133.68 mm। 0.75 डी यूज करोगे, ठीक है, तो 345 mm आ रहा है, ये 300 mm आ रहा है, तो एज पर द IS कोड जो मिनिमम वैल्यू होती है वो सेलेक्ट होती है, ठीक है, तो 133.68 ये बेसिकली आपका मैक्सिमम लिमिट है ना, मैक्सिमम लिमिट इतनी है 133.68 mm, इससे ऊपर नहीं जा सकते, इससे छोटा ही रखना है स्पेसिंग को, और ये स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है बिटवीन द हुप यू कैन से, बिटवीन द रिंग्स यू कैन से, बिटवीन द shear stirrups यू कैन से। तो shear stirrups के बीच की जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर वो आपकी 133.68 mm है, इससे ऊपर नहीं जाना है, ठीक है, ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जाना है। तो अगर आपका कभी आंसर 134.58 मिले तो आप सोचो कि 135 राउंड ऑफ कर दें तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, एज पर द कोड चलना पड़ेगा, तो आप लोअर साइड में जाएंगे, 130 mm यहाँ पर आंसर दे देंगे, ठीक है। हेंस वी कैन प्रोवाइड 6 mm टू लेग stirrups एट 130 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ द फैक्टर्ड shear stress in the previous question is increased, shear stress नहीं है, shear force है, ठीक है, अगर फैक्टर्ड shear force यदि आप बढ़ा रहे हो 90 किलो न्यूटन पर कर रहे हो, पिछले क्वेश्चन में आपको कुछ और दिया गया था, ठीक है, अब 90 किलो न्यूटन किया जा रहा है, चेक द shear stress एंड फाइंड द स्पेसिंग ऑफ 6 mm डायमीटर माइल्ड स्टील बार, ठीक है, यानी कि आपका पूरा क्वेश्चन सेम है एज इट इज, साइजेस वगैरह सेम है, कंक्रीट की ग्रेड, स्टील की ग्रेड, एवरीथिंग इज सेम पिछले क्वेश्चन में, बस आपने फोर्स को चेंज कर दिया है। अब आपका जो shear फोर्स है वो 90 किलो न्यूटन का लग रहा है, ठीक है, तो 90 किलो न्यूटन के कोरोस्पॉन्डिंग जो चीज चेंज होगी अब वो होगी टाउ यूवी, ठीक है, तो VU डिवाइड बाय BD यानी कि नॉमिनल shear स्ट्रेस आपका चेंज हो गया, और वो अब हो गया 0.85 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में कुछ 0.49 के आसपास था, अब ये कितना है, ये 0.85 है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि टाउ यूसी जब आप निकालोगे, ठीक है, और टाउ यूसी मैक्स जब आप निकालोगे, कुछ भी और चेंज यहाँ पर नहीं हुआ था, ना तो सेक्शन की साइज चेंज हुई थी, तो वो सेम आएगा, ठीक है, ग्रेड आपका कंक्रीट का सेम था, तो इस वजह से टाउ यूसी मैक्स भी आपका M20 के लिए 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो हम क्या देख रहे हैं, टाउ यूवी अब इस क्वेश्चन के लिए 0.85 है, टाउ यूसी आपका 0.608 है, तो 0.608 से बड़ा हो गया, ठीक है, तो टाउ यूवी आपका बड़ा है टाउ यूसी से, और टाउ यूसी मैक्स से छोटा है, तो बेसिकली आपका यहाँ पर तीसरा केस है जो कि मैंने आपको क्लासेस में बताया हुआ है, ठीक है। तो तीसरे केस के अंदर यदि आप होते हो तो आपको डिजाइन भी करना पड़ता है, और डिजाइन कितने के लिए करते हैं, डिजाइन करते हैं डिफरेंस के लिए, ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस है उसके लिए आपको डिजाइन करना पड़ेगा। अगर आप डिफरेंस निकालोगे इसका तो डिफरेंस लगभग 0.25 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली क्या है कि जब आप मिनिमम shear reinforcement प्रोवाइड करते हो तो आप लोग 0.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेस के लिए प्रोवाइड करते हो, और यहाँ डिजाइन के लिए कंक्रीट की फुल कैपेसिटी हटाने के बाद जिसके लिए आपको shear stirrups डिजाइन करना है वो स्ट्रेस 0.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो डेफिनेटली आपका जो आंसर आएगा फाइनली वो मिनिमम से ही गवर्न करेगा। पिछले क्वेश्चन में 133 था, इस क्वेश्चन में आपने लोड बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी आपकी जो डिजाइन गवर्न करेगी वो मिनिमम साइड से गवर्न करेगी, क्योंकि मिनिमम आपकी 0.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर के स्ट्रेस को रजिस्ट करवाने के लिए shear इन्फोर्समेंट आप देते हो। यहाँ पर जो आपका एक्चुअल जो shear स्ट्रेस जो रजिस्ट करवानी है shear स्टिरअप से वो आपकी 0.25 के आसपास है, ठीक है, तो यहाँ डेफिनेटली आपका मिनिमम वाला क्राइटेरिया गवर्न करेगा, ठीक है। हम कैलकुलेशन में भी इसको देख लेते हैं। तो एज पर द shear design concept, shear reinforcement to be designed for the balance shear stress, ठीक है, तो balance shear stress 0.242 है, which is lesser than the minimum requirement 0.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो डेफिनेटली डिजाइन गवर्न करेगी आपके मिनिमम साइड से, ठीक है। जब आप बेसिकली कोई सब्जेक्टिव एग्जाम लिख रहे हो ना तो उसमें तो आप ये चारों चीजें दिखा देंगे, ठीक है, कि जो परमिशन है एसवी मैक्सिमम निकालने के लिए कि मैक्सिमम कितना होगा, डिजाइन क्राइटेरिया, मिनिमम shear एनफोर्समेंट क्राइटेरिया, 0.75 डी ये वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए लेते हैं, और जो आपका इंक्लाइंड स्टीरअप्स होता है, ठीक है, तो इंक्लाइंड स्टीरअप्स आप कुछ कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो क्रैक होता है तो इस तरीके से आप स्टीरअप्स प्रोवाइड करते हैं, तो सीधा सीधा वो फुल रेजिस्टेंस दे पाता है टोटल एरिया, तो इस वजह से एसवी जो होता है वो आप बढ़ा करके लेते हैं, आईएस कोड ने ऐसा बोला हुआ है, तो वहां पर स्मॉल डी लेते हैं और यहाँ पर 0.75 डी लेते हैं। तो मैंने कंसेप्ट बता दिया आपको, है ना, क्लासेस के अंदर भी डिटेल में बताया हुआ है। 300 mm मैक्सिमम लिमिट है और मिनिमम लिमिट 100 mm होती है। अगर आप जाएं कि एसवी आपका हमेशा बड़ा या बराबर होना चाहिए 100 mm से, तो इस बात का भी आप ध्यान रखा करें, ठीक है। तो आगे चलते हैं।
कैलकुलेशन में हम देख लेते हैं कि आपका डिजाइन से कितना आएगा। ठीक है, अगर आप डिजाइन से यदि आप रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग निकालना चाहें कि स्टीरअप्स का स्पेसिंग कितना होता है, तो VU माइनस VUC ये वो लोड है जो रजिस्ट करवाना है। स्टील में स्ट्रेस इतनी आएगी 0.87 FY इंटू ASV मल्टीप्लाइड बाई D अपॉन SV, ये स्टील जो आपका फोर्स रजिस्ट करेगा वो होगा। ठीक है, वैल्यूज को यदि आप पुट कर दें यहाँ पे, ठीक है, जो डेटा आपको गिवन था तो उससे SV निकाला, SV 220.97 mm आ रहा है। ठीक है, मिनिमम से पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला ही था, डेटा कुछ ज्यादा चेंज हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से SV जो आएगा मिनिमम की रिक्वायरमेंट से वो 133.68 mm आएगा फिर से। तो इन चारों में से जो सबसे छोटा है वो आपका अभी भी 133.68 है, तो आंसर आपका अभी भी क्वेश्चन के अंदर 130 mm सेंटर टू सेंटर आ रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आप लोग स्किप कर सकते हो इन चीजों को कि अगर 0.4 से ज्यादा स्ट्रेस आए, ठीक है, अगर जो डिजाइन शेयर स्ट्रेस आपकी जो आ रही है यानी कि VU माइनस VUC जो आपका आ रहा है, अगर वो 0.4 से ज्यादा है तो मिनिमम से गवर्न नहीं करेगा, फिर आप डिजाइन क्राइटेरिया से कर लो, मिनिमम की कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर डिजाइन शेयर स्ट्रेस अगर 0.4 से छोटा है तो डिजाइन की कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, मिनिमम वाला 0.75 D और D वाला क्राइटेरिया और 300 mm बस उनको चेक कर लो, काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो स्किप कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको दिखाना जरूरी होता है कि आपको ये क्राइटेरिया भी पता है। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन को शो जरूर करेंगे। यहां मैंने दो टेबल्स आपको दिखा रखी है, एक है टेबल 23 और एक है टेबल 19। इन दोनों टेबल्स में अगर आप शब्दों का डिफरेंस देखें तो यहाँ परमिसिबल शेयर स्ट्रेस लिखा हुआ है, और अगर आप यहां देखेंगे तो यहाँ डिजाइन शेयर स्ट्रेस दिया हुआ है। परमिसिबल ये WSM का कीवर्ड है, तो WSM के अंदर जो टेबल है IS कोड ने जहां WSM एक्सप्लेन किया हुआ है उसके कोरोस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की जो लिमिट है वो टेबल 23 से रीड करते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने ये देखा था, ये 0.56 और 0. आपका 62 था। ठीक है, इस जगह पर आप देखो 0.56 और 0.62 आपने LSM से क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अगर WSM से आता तो हमको फिर क्वेश्चन में ये वैल्यूज लेनी होती। ठीक है, तो WSM से भी हम कोई ना कोई क्वेश्चन देखेंगे। देखो यार, समझने वाली चीजें इस टेबल से क्या है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। जब भी इस टेबल को रीड करने जाओगे तो आपको एक तो परसेंटेज ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ेगी। ध्यान दे, परसेंटेज ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट। कभी हो सकता है कि आपको जब कंक्रीट दे तो कंप्रेशन एरिया भी हो, टेंशन एरिया भी हो, तो बच्चे हो सकता है गलती कर दें कि दोनों ही एरिया ले ले, लेकिन ध्यान दो AT लिखा हुआ है यानी कि परसेंटेज टेंशन रिइंफोर्समेंट लेना है। और ये टेबल शुरुआत हो रही है लेस देन इक्वल टू 0.15 से। ठीक है, तो 0.15 से अगर छोटा रेनफोर्समेंट होगा या छोटा रेनफोर्समेंट होगा तो ये वैल्यूज आपकी यूज की जा सकती है। ठीक है, और 3% से अगर ज्यादा रेनफोर्समेंट होगा तो ये वैल्यूज यूज की जा सकती है। इसका मतलब क्या है कि शेयर स्ट्रेस जो डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट है या परमिसिबल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट है, अगर रेनफोर्समेंट 0.15 से कम हो जाता है तो और कम करने पर आपकी डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ या परमिसिबल शेयर स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इसी तरीके से जब आपका 3% से ज्यादा परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट हो जाता है तो फिर से डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ और परमिसिबल शेयर स्ट्रेंथ जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखो। टेबल में आप ध्यान रखो कि ग्रेड कहां से स्टार्ट किया, M15 से स्टार्ट किया और M40 एंड अबोव पर वो कांस्टेंट हो रहा है। फिर से M40 एंड अबोव आए तो आपको ये लेना है। ठीक है, तो टेबल में आपको ना हमेशा, कभी भी आप टेबल पढ़ रहे हो किसी भी सब्जेक्ट में, सोइल में पढ़ रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ रहे हो, तो आप एक्सट्रीम चीजों को जरूर देखा करो कि 0.15 से छोटा या बराबर, 3% से बड़ा या बराबर, और यहां दिया हुआ है 40 MPa से बड़ा या बराबर। ठीक है, दूसरा जो डिफरेंस है परमिसिबल और LSM वाली टेबल के अंदर वो इस बात का है कि वैल्यूज यहां पर LSM के अंदर ज्यादा आती है, परमिसिबल के अंदर कम आती है, क्योंकि LSM में हम लोग जो स्ट्रेंथ चेक करते हैं वो कॉलेप्स तक चेक करते हैं। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ चेक करते हैं, और WSM में ये परमिसिबल स्ट्रेसेस होती है यानी कि कॉलेप्स से पहले ही आप रुक जाते हो। ठीक है, तो बेसिकली जो परमिसिबल स्ट्रेसेस होती है वो हमेशा छोटी होती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप यूज करते ही हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि परमिसिबल स्ट्रेसेस हमेशा जो आपका अल्टीमेट स्ट्रेस होता है डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि WSM की टेबल हमेशा छोटी वैल्यूज कैरी करेगी इन कंपैरिजन टू द LSM टेबल। बाकी इन टेबल्स में और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको टेबल बता रखी है यहाँ पे, टेबल 24। ठीक है, और टेबल 20। टेबल 24 बेसिकली मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस लिखा हुआ है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस यहाँ टाउ सी मैक्स लिखा हुआ है। ठीक है, जब मैंने क्लासेस में आपको बताया तो मैंने आपको बोल दिया कि जैसे आप लोग याद कर सकते हो M20 का डेटा। ठीक है, तो 2.8 न्यूटन पर mm²। इन टेबल्स को देख के भी आप समझ सकते हो ये वैल्यू छोटी है इन वाली वैल्यू से, इसका मतलब ये WSM वाली टेबल है, और ये वाली जो टेबल है ये LSM वाली टेबल है। ठीक है, अगर आप M20 याद रखते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे जब जब भी ग्रेड बढ़ती है कंक्रीट की, ग्रेड बनने का मतलब क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इंप्रूव हो रही है, तो क्वालिटी जब जब भी बढ़ती है तो शेयर स्ट्रेंथ भी बढ़ता है।
ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, हर एक चीज जो है वो बढ़ जाती है अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाई जाती है तो हो सकता है कभी आपसे M25 का पूछ ले कि M25 की मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ बताओ, तो बाय डिफॉल्ट जब जब भी क्वेश्चन पूछेगा हमेशा LSM से आंसर दो। ठीक है, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है, वो 3.1 MPa। तो हो सकता है कि अगर आपको 2.8 पता हो तो आपको ये याद रहेगा कि 2.8 से बड़ी वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 2.8 से बड़ी वाली वैल्यू हो सकता है कि ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा हो जो 2.8 से बड़ा हो, उसी पर टिक लगा देंगे, आंसर आ गया आपका। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो। इन द अबोव प्रॉब्लम, यानी कि जो पिछला क्वेश्चन जो हमने किया है उसी क्वेश्चन के अंदर फिर से चेंज, अगर आप दो बार्स ले लें 16 mm डायमीटर की और बेंट कर दें उनको, ठीक है, 45 डिग्री पर, देन द शियर इज इंक्रीज टू 120 किलो न्यूटन, फैक्टर्ड शियर दिया हुआ है, फाइंड द स्पेसिंग ऑफ 6 mm डाया ऑफ द माइल्ड स्टीरप्स बार। देखो, जब आप शेयर इन्फोर्समेंट देते हो तो हमेशा तीन तरीके होते हैं शेयर इन्फोर्समेंट देने के। एक तो है इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल शेयर स्टीरप्स, दूसरा है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लाइन शेयर स्टीरप्स। तो स्टीरप्स से तो आप दो तरीके से दे सकते हो, या तो जो रिंग्स प्रोवाइड करेंगे किसी बीम के अंदर वो किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, वो हम प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म्स ऑफ दीज वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल रिंग, या फिर जब हम प्रोवाइड करेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ इंक्लाइन करेंगे। इंक्लाइंड ऐसे करना, उल्टा मत देना, क्योंकि क्रैक ऐसे चलता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस आना चाहिए। तो जो इंक्लाइंड आपका जो शेयर एनफोर्समेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो जब आप रिंग्स देते हो यानी कि शेयर स्टीरप्स देते हो तब तो आप इस तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो। तो दो तो केसेस यहाँ पर होते हैं आपके। दूसरा होता है कि जो आपके पास में जो रेनफोर्समेंट होता है जो कि आपको मिड स्पैन में बॉटम में चाहिए, ठीक है, जैसे जैसे आप सपोर्ट की तरफ जाते हो वैसे वैसे मूवमेंट कम होता जाता है, तो आपको इस मूवमेंट रेनफोर्समेंट की जरूरत नहीं होती है। तो इनमें से आप कुछ बार्स को क्या कर सकते हो, आप इनको बैंड कर सकते हो, तो ये कहलाती है बेंट अप बार। तो बेंट अप बार में जो कंसेप्ट है उसको भी आप ध्यान से समझ लो कि कुछ बार्स को आपने यहाँ पर क्या क्या कर दिया, कुछ बार्स को आपने यहाँ पे कर्टिल कर दिया है। तो क्वेश्चन में अगर आपको रेनफोर्समेंट यहाँ का दिया हुआ है, जैसे कि इस क्वेश्चन में 5 बार दे रखी थी 16 की, ठीक है, तो इन 5 बार 16 में से आपने अगर 2 बार्स को बेंड कर दिया है, तो इस सेक्शन पर जब आप AST परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट के लिए लिखने जाओगे तो वो आपकी 5 बार्स नहीं होगी, क्योंकि 2 बार्स को आपने बेंड कर दिया है। तो 3 बार्स आपकी 16 की इस सेक्शन के अंदर एज ए डबल बार आपको रेजिस्टेंस दे रही होगी, यानी कि शेयर के अंदर स्ट्रेंथ दे रही होगी। दूसरी बात ये कि जिस सेक्शन पर आप बेंट अप बार्स के लिए कैलकुलेशन करोगे तो वहां पर बेंट अप बार में T फोर्स आएगा, यहां पर भी आपको AST यूज करना पड़ेगा। तो जो बार्स बेंट हुई है उनका आपको एरिया लेना पड़ेगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4 इंटू 16 का स्क्वायर इस क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी हम डिटेल में, बहुत डिटेल में क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम इन चीजों को देख लेते हैं फिर से। तो टाउ यूवी निकालेंगे क्योंकि आपका शेयर फोर्स फिर से बढ़ा दिया गया है, पिछले क्वेश्चन में 90 था, इस क्वेश्चन के अंदर आपका 120 किलो न्यूटन दिया हुआ है। तो जो शेयर स्ट्रेस आ रही है वो आ रही है 1.134 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये शेयर स्ट्रेस आपका कैलकुलेट हो गया। अब शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट होने के बाद परसेंटेज ऑफ द टेंशन एनफोर्समेंट निकालना है। 2 बार्स हम सेक्शन पर बेंड कर चुके थे तो 3 बार्स ही बचेगी, डबल बार्स, इस वजह से आप कैलकुलेशन में यहाँ 3 बार लेना। ठीक है, बाकी AST आपका चेंज होकर के अब 0.57% हो गया। ठीक है, तो 0.57% के कोरोस्पॉन्डिंग वही लीनियर इंटरपोलेशन करेंगे और टेबल में जाकर के जो है LSM की कोरोस्पॉन्डिंग टेबल यानी कि टेबल 19 में जाकर के हम वहां पर वैल्यू रीड कर लेंगे, और वो वैल्यू यदि आप रीड करोगे तो वो आ रही है 0.502 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपको इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, है ना, तो आप टेबल में जाओ, वैल्यूज को रीड करो, ठीक है, इंटरपोलेशन वहां पर करो और रिजल्ट निकालो। 3-4 तरीके मैंने इंटरपोलेशन के आज जो सिखाए हैं सबको यूज करो स्टार्टिंग में सीखने के लिए, है ना। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टाउ यूसी मैक्स जब आप निकालोगे, इट इज बेस्ड ऑन द डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। फेलियर का कारण डायगोनल कंप्रेशन होता है। दो तरीके के फेलियर आते हैं, या तो टेंशन में फेल होगा या फिर कंप्रेशन में फेल होगा। टेंशन में फेल हो तो स्टील दो, ठीक है, अगर कंप्रेशन में फेल हो तो कंक्रीट की ग्रेड बढ़ा दो ताकि मजबूती बढ़े, ठीक है, या फिर आप एरिया बढ़ा दो ताकि स्ट्रेस कम हो जाए। ठीक है, तो टाउ यूसी मैक्स M20 के लिए 2.8 चल रहा है। तो क्वेश्चन में टाउ यूवी हमारा 1.134 कैलकुलेशन के बाद आया था, टाउ यूसी हमारा 0.502 आया है। ठीक है, और टाउ यूसी मैक्स आपका 2.8 है। तो बेसिकली टाउ यूवी अभी आपका कैसा चल रहा है, वो टाउ यूसी से ज्यादा चल रहा है और टाउ यूसी मैक्स से छोटा चल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर बेंट अप बार पर डिपेंडेंसी हमारी देख सकते हैं। सबसे पहले शेयर रेनफोर्समेंट जो आपको चाहिए वो कितने शेयर स्ट्रेस के लिए चाहिए, वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। टाउ यूवी माइनस टाउ यूसी का जो डिफरेंस है उससे हम निकाल सकते हैं कि कितने डिफरेंस के लिए हमें यहाँ पर, ठीक है, जो है शेयर एनफोर्समेंट देना है। तो डिफरेंस आया 0.632।
तो अगर इस डिफरेंस को लेकर के यदि हम यहाँ पर शेयर फोर्स कैलकुलेट करें, ये डिजाइन शेयर फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो डिजाइन शेयर फोर्स हमारा आया 66.84 किलो न्यूटन। अब बेंट अप बार्स के लिए आईएस कोड क्या कहता है कि 66.84 जो रिक्वायरमेंट है, टोटल रिक्वायरमेंट, इसका 50% आप बेंट अप बार से मांग सकते हो अगर वो दे सकते हैं तो बेंट अप बार की हम कैपेसिटी निकालेंगे, उससे पहले हमें वैल्यू बेंट अप बार के पास लेके कितनी जानी है, 33.42 किलो न्यूटन जाना है। उनसे पूछना है कि भैया दोगे क्या, ठीक है। अगर वो बोल दे कि हाँ ठीक है देंगे, कैसे बोलेगा वो कि देंगे, ठीक है, वो उसकी जो कैपेसिटी आप निकालते हो अगर वो 33.42 किलो न्यूटन से ज्यादा है तो वो इतना लोड ले पाएगा, ठीक है। वो बोल देगा कि ठीक है हम ले लेंगे लोड। तो ये तो आपने लिमिट निकाल दी कि 33.42 किलो न्यूटन आप बेंट अप बार पे भरोसा कर सकते हो, ठीक है। तो बेंट अप बार का रेजिस्टेंस निकालते हैं कि बेंट अप बार कितना फोर्स ले पाएगा। तो बेंट अप बार का मैं क्लासेस में आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि कुछ बार्स तो कंटिन्यू चलेगी सपोर्ट तक, ठीक है, एटलीस्ट 50% बार जानी चाहिए, और कुछ बार्स आपने बेंट कर दी। तो बेंट अप बार में इस सेक्शन पर जहां पर आप चेक कर रहे हो इन सब चीजों को, इस सेक्शन पर बेंट अप बार में कितना टेंशन फोर्स आएगा, तो टेंशन फोर्स का कंपोनेंट यहां पर देखना पड़ेगा। इफ दिस एंगल इज अल्फा देन दिस विल बी व्हाट, टी साइन अल्फा, ठीक है। तो टी साइन अल्फा, और टी को लिखते समय 0.87 एफ वाई मल्टीप्लाइड बाई ए एस वी लिख देंगे, ठीक है। और यहां पर जिसमें आप टेंशन निकाल रहे हो वो बेंट अप बार है जो वाकई में बेंट हुई है। तो बेंट कितनी बार हुई है, 2 बार हुई है, ठीक है। तो 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू 16 का स्क्वायर, ये किया 102.6 किलो न्यूटन आ गया। बेंट अप बार से मांगने कितने आए थे, 33.42, तो बेंट अप बार खुशी खुशी दे देगा, ठीक है। तो बेंट अप बार जो है वो 33.42 किलो न्यूटन का लोड यहां पर कैरी करेगा, और बाकी बचा हुआ जो लोड है यानी कि 33.42 किलो न्यूटन है, उसके लिए आपको शियर स्टीरअप डालने पड़ेंगे। साफ साफ बात यह है कि आईएस कोड कभी भी बेंट अप बार पे कंप्लीटली भरोसा नहीं करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जितनी रिक्वायरमेंट है उसका 50% ज्यादा से ज्यादा बेंट अप बार पर भरोसा कर सकता है, और 50% बचे हुए के लिए वो शियर एनफोर्समेंट डिजाइन करता है, ठीक है, यानी कि शियर स्टीरअप्स डिजाइन करता है। तो स्टीरअप्स या तो आप डिजाइन से जाओगे या मिनिमम से जाओगे, ठीक है, या फिर 0.75 डी या फिर 300 mm, जो भी इनमें सबसे छोटा होगा वो लेंगे। अब डिजाइन के लिए आपके पास में जो लोड बचा था वो आधा है, तो एक तरीके से ये जो स्ट्रेस है इसकी आधी स्ट्रेस यहां पर आएगी। तो आधी स्ट्रेस का मतलब है लगभग 0.32, है ना, लगभग 0.32 आएगा। और मिनिमम 0.4 के कोरस्पॉन्डिंग लेते हैं तो डेफिनेटली मिनिमम वाला गवर्न करेगा। आप चाहे तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में तो डिजाइन की कैलकुलेशन मत ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर हम जो बार्स दे रहे हैं वो आपका इंक्लाइंड स्टीरअप्स नहीं है। बेंट अप बार से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि इंक्लाइंड स्टीरअप्स दिया है, स्टीरअप्स का मतलब रिंग है। बेंट अप बार अलग से प्रोवाइडेड है। जो बार्स बॉटम में थी, जो कि मैक्सिमम मूवमेंट के लिए आपने डिजाइन की थी, उन बार्स की सपोर्ट्स के आसपास जरूरत नहीं होती है, तो क्या कर देते हैं हम वहां पर एक ही साथ दो फायदे लेते हैं। एक तो हमारा बेंट अप बार होकर के ये ऊपर की तरफ जब जाता है तो शेयर में रेजिस्टेंस दे देता है, और जब ये टॉप पे पहुंचता है तो आपको पता है कि कॉलम के ऊपर नेगेटिव मूवमेंट आते हैं, तो टॉप में रेनफोर्समेंट चाहिए होता है, तो ये वहां पर भी हेल्प कर देता है, ठीक है। तो दो दो फायदे यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यदि आप डिजाइन की कैलकुलेशन करो, मैंने शो तो की हुई है, लेकिन डेफिनेटली गवर्न आपका मिनिमम से करेगा। और ये लगातार तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम जिसके अंदर आपका डेटा सेम चल रहा है। तो मिनिमम की जो रिक्वायरमेंट आ रही थी वो 133 mm, वो वापस 133 mm आएगा, और जब आप उसको राउंड ऑफ करके दोगे तो 130 mm इसके अंदर आंसर आने वाला है, ठीक है। तो टोटल आंसर यदि देखें तो 33.42 आधे फोर्स के लिए जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो एस वी आ रहा है 169.20 mm, ठीक है। ध्यान देना आपका माइल्ड स्टील बार अभी भी 6 mm का है, ठीक है, और माइल्ड स्टील बार गिवन है यानी कि 250 की ग्रेड है। तो यहाँ पर आपने एसवी निकाला वो 169.20 आ रहा है, मिनिमम की रिक्वायरमेंट से 133, कई बार कैलकुलेशन देख चुके हैं, ठीक है, ये भी हमने कई बार देखा है, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर जो गवर्न करेगा वो कहाँ से करेगा, वो इस जगह से करेगा, ये हमने ऑलरेडी पहले ही सोच लिया था, ठीक है। तो 130 mm है, 6 mm टू लेग स्टीरअप्स यानी कि, ठीक है, ये आपका कंप्लीट डिजाइन होता है। बेंट अप बार कभी भी अकेले प्रोवाइड नहीं होता, बेंट अप बार हमेशा स्टीरअप्स के साथ आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टैपिंग आरसी बीम ऑफ स्पैन 3 मीटर टैपर्स 300 mm। 300 mm टैपर्स क्या हुआ है, ये यहाँ पर इसकी इफेक्टिव डेप्थ है ना, 300 mm एट द क्रिटिकल सेक्शन, इसी को इसने क्रिटिकल सेक्शन बोला हुआ है, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन कहाँ होता है, कैसे होता है, क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 300 mm यहाँ पर इसकी डेप्थ है और 200 mm इस जगह पर डेप्थ है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालनी पड़ती है आपको शेयर डिजाइन के समय। तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस वी यू डिवाइडेड बाई बी डी होती है अगर आपका
प्रिज्मोइडल सेक्शन होता है, जैसे रेक्टेंगुलर बीम है। प्रिज्मोइडल किसको कहते हैं? जिसमें लेंथ के अलोंग आपका एरिया चेंज ना हो, ठीक है, उसकी शेप चेंज ना हो, साइज चेंज ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? प्रिज्मोइडल सेक्शन कहते हैं। और यदि आपका सेक्शन जैसे यहाँ पर टैपर्ड दिख रहा है, नॉन प्रिज्मोइडल दिख रहा है, तो वी यू प्लस माइनस, ठीक है, एम यू डिवाइडेड बाई डी मल्टीप्लाइड बाई 10 बीटा द होल डिवाइडेड बाई बी डी। तो देखो ये फॉर्मूला बड़े आराम से याद रख सकते हो आप। वी यू सेम है जो आना है आपका, ठीक है, बी डी यानी कि जो इफेक्टिव एरिया आना है वो सेम है। बस यहाँ पर टैपर्ड सेक्शन के अंदर आपको प्लस माइनस और ये वाली टर्म लेनी पड़ेगी, और एम यू डिवाइड बाई डी की यूनिट वही है जो कि किसकी यूनिट है? वी की यूनिट है, यानी कि शेयर फोर्स की यूनिट है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हो कि जब आप मोमेंट लोगे तो आपको किसी न किसी डेप्थ या विड्थ या फिर लेंथ वाली क्वांटिटी से डिवाइड करना है, तो आपको फॉर्मूला रिकॉल हो जाएगा कि आईएस कोड ने स्मॉल डी बोला हुआ है, ठीक है। और ये 10 बीटा है, बीटा बेसिकली मैंने बताया हुआ है। ये वाली जो एज होती है ना, ये वाली जो एज है जो टेपर्ड यानी कि इंक्लाइंड एज है, इंक्लाइंड एज का, ठीक है, इस वाली एज के साथ में इन दोनों एजेस के बीच में जो एंगल होता है ना, इसी को क्या कहते हैं? इसको बीटा कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में बीटा अगर आपको निकालना है तो आप यहां से निकाल सकते हो। ये आपका 200 और 300 का डिफरेंस यानी कि 100 है। 100 डिवाइडेड बाय 3000 कर दोगे तो 10 बीटा आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस का क्या कंसेप्ट है? देखो हर चीज हमेशा फायदे के लिए की जाती है, तो फायदा कब मिलता है? जो भी चीज आप बनाते हो ना, जो चीज अभी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, तो कहीं ना कहीं फायदा मिला होगा। तो हम कैंटिलीवर बीम को कभी भी जो है इस तरीके से डिजाइन नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसे डिजाइन नहीं होता है, हमेशा सपोर्ट के पास में डेप्थ ज्यादा होती है, ठीक है। तो यदि ऐसा मिले जिसमें मूवमेंट जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है डेप्थ घट जाए, तो ऐसे केसेस में तो प्लस आएगा, नुकसान हो गया, ठीक है, शेयर स्ट्रेसेस बढ़ गई आपकी एक तरीके से। और जो आपका ओरिजिनल केस है, इसमें जिस डायरेक्शन में मूवमेंट बढ़ता है उसी डायरेक्शन में डेप्थ भी बढ़ रही है। तो जब ये एक ही सिमिलर डायरेक्शन में बढ़े, या फिर उल्टा चलो तो डेप्थ मूवमेंट जब घटे तो डेप्थ यदि घट जाए, तो उस केस में आपको यहाँ पर माइनस लेना है, ठीक है। तो माइनस ऐसे ही मैंने याद किया हुआ है बड़े आराम से कि प्रैक्टिकली हम लोग ये चीज देखते हैं तो फायदा मिला होगा, शेयर स्ट्रेसेस कम आई होगी तो माइनस के कारण ही कम आ सकती है, ठीक है। तो आईएस कोड याद करने के बहुत सारे पैंतरे मैंने आपको क्लासेस में सिखाए हुए हैं, ठीक है। कई सारे प्रैक्टिकल व्यू दिए हुए हैं, हर चीज की आपको जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिकल भी आपको रहना पड़ेगा, आपको फिजिक्स और मैथ्स भी आनी चाहिए, आपको डेरिवेशंस भी आने चाहिए, तब जाकर के आप चीजों को याद रख पाएंगे। सारी मेहनत याद करने के लिए हो रही है, मैं जानता हूँ बच्चे सीधा सीधा रटेंगे, तो आप लोग रट करके एक लिमिट तक ही चीजों को, ठीक है, रिकॉल कर पाओगे। एग्जाम के टाइम पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप लोग चीजों की अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा ध्यान दो। रेगुलर क्लासेस में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आपको दी जाती है, ठीक है, उनको आप रिकॉल किया करो जब जब भी आप ये कंसेप्ट पढ़ो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमने सीख लिया है कि माइनस क्यों यूज होगा, ठीक है, हमें फायदा मिलता है इस वाली बीम से, कैंटिलीवर बीम से। वीयू जो है बेसिकली शेयर फोर्स है, सेक्शन पर 180 किलो न्यूटन का दिया था। एमयू जो मूवमेंट आ रहा है सेक्शन पर वो 250 किलो न्यूटन मीटर था, न्यूटन एमएम में आपने कन्वर्ट किया। स्मॉल डी इस सेक्शन पर जहां आप चेक कर रहे हो उस सेक्शन की डेप्थ होती है, ठीक है। तो स्मॉल डी जो क्वेश्चन में आपको यहाँ पुट करना है वो 300 है। इसी सेक्शन पर जो एरिया है वो 230 बाई 300 का है, ठीक है, 10 बीटा हमने देख ही लिया था। तो यहाँ से आंसर आ रहा है 2.206 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट। द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द टू लेग्ड 8 mm डायमीटर, ठीक है, दो लेग यहाँ पर दिया गया है, 8 mm डायमीटर है, और Fe 415 आपको यहाँ पर ग्रेड गिवन है, ठीक है। वर्टिकल शेयर स्टिरअप्स वर्टिकल है यानी कि 0.75 डी लिया जाएगा। वर्टिकल और इंक्लाइन में बस इसी चीज का डिफरेंस है, 0.75 डी और डी, ठीक है। और फिर आरसी बीम विद द रेक्टेंगुलर सेक्शन 350 mm 500 mm इफेक्टिव डेप्थ है, प्रोवाइडेड विद द शेयर एनफोर्समेंट इज, आपको बस स्पेसिंग बतानी है, एसवी बताना है, वही चारों क्राइटेरिया पर आपको चीजों को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा केस आ रहा है, चार केस जो आपको बताए हुए, इन चारों में से आप लोग केस वाइज स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर डिजाइन की जरूरत पड़ती है, अगर 0.4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज्यादा स्ट्रेस अगर आ रही है, ठीक है, डिजाइन स्ट्रेस, तब तो डिजाइन से गवर्न होगा, ठीक है। अगर कम आ जाए 0.4 से तो मिनिमम वाला क्राइटेरिया गवर्न कर जाएगा, तो आप डायरेक्ट निकालो इसको, है ना। अगली क्लासेस में हम लोग देखने वाले हैं शेयर की डिजाइन के कुछ और क्वेश्चन, ठीक है। बॉन्ड और एनकरेज डिजाइन के मैं कंसेप्ट दूंगा आपको क्लासेस में, ऑलरेडी हम प्रैक्टिकल कंसेप्ट भी देख चुके हैं। हम लोग देखेंगे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी यानी कि डिफ्लेक्शन क्रैक्स वगैरह के बारे में। फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद फिर भी अगर कोई टॉपिक आपका रह जाता है किसी भी एग्जाम का, आपका चाहे वो एएससी एग्जाम हो, गेट एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का एएन एग्जाम हो, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप कर दो या फिर आप टेलीग्राम पे डाल दो, ठीक है, तो वो क्वेश्चन मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। आज इतना ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक डाउट आया था बच्चे का
एज पर द आईएस कोड 456 लैप स्प्लाइस के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो लैप स्प्लाइस जब आप करते हैं, क्योंकि रेनफोर्समेंट आपका बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो होती है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा रेनफोर्समेंट जो है वो उतनी लेंथ का मिल जाए। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन नॉन फिजिबिलिटी, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी रेनफोर्समेंट बार्स नहीं आती है। ठीक है, ये एक लिमिट तक ही आता है। तो आपको क्या देना पड़ता है, आपको स्प्लाइस देने पड़ते हैं, यानी कि आपको जॉइंट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो जॉइंट के समय ओवरलैपिंग देनी पड़ती है। तो आपसे लैपिंग के बारे में पूछा गया है। शैल नॉट बी यूज्ड फॉर द बार्स ऑफ द डायमीटर mm ग्रेटर देन, बोला गया है कि इसकी मैक्सिमम डायमीटर कितनी रख सकते हो अगर आप लैपिंग प्रोवाइड करना चाहते हो, तो लैप स्प्लाइस देना चाहते हो। तो अगर आप लैप स्प्लाइस देना चाहते हो, ठीक है, तो पिछला वाला जो कोड था, यानी कि आईएस कोड पिछला वाला, कि अभी करंट में भी यही लिखा हुआ है, अगर आप आईएस कोड 456 2000 में यदि आप जाओगे तो आपको वो देता है 36 mm। लेकिन जो अमेंडमेंट आया है, थर्ड अमेंडमेंट 2007 के अंदर, ठीक है, तो वहां पर उन्होंने अमेंडमेंट में साफ साफ इसको 32 mm कर दिया है। तो अब यदि क्वेश्चन एग्जाम में यदि आपको दिखे तो 32 mm आपको लैप स्प्लाइस लेना पड़ेगा। ठीक है, इस 32 mm से ज्यादा की डायमीटर आप ले नहीं पाओगे। अगर 32 mm से ज्यादा की बार डायमीटर यदि आप ले रहे हो तो उस केस में आपको इसकी वेल्डिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन होगा ये सिर्फ ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसको वेल्डिंग करके ही आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो 32 mm इज द लास्ट नाउ। ठीक है, पहले 36 mm हुआ करता था। तो जब जब भी किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस स्टेटमेंट के बारे में बोलता है, ठीक है, कि लैप स्प्लाइस ग्रेटर देन बार डायमीटर कहाँ तक नहीं लगे, कहाँ तक लगेगा, ठीक है, तो वो आप बोल सकते हैं कि वो 32 mm है ना। तो कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं ये इस एग्जाम में भी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है, तो वैसे क्वेश्चंस भी दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि आईएस कोड में अगर देखोगे तो अभी भी 36 mm लिखा हुआ है। ठीक है, जो 2000 का करंट कोड है, लेकिन अमेंडमेंट आया था 2007 में। ठीक है, तो वो अमेंडमेंट कहता है कि 32 mm का आपको लेना पड़ेगा। अगर बार्स 32 mm से ज़्यादा की है तो वेल्डिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम डाउट्स डिस्कस करेंगे एकदम लास्ट ऑफ द वीडियो में। तो किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट यदि आपको मिलता है तो आप मुझे सेंड कर दो। ठीक है, हम लोग उनको भी देख लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।